So a very good morning to all of you. Today we will start last unit of 11th physics syllabus, waves and oscillation. तो आज हम मेनली oscillation पढ़ेंगे. आज हम oscillation पढ़ेंगे. तो oscillation में आपके पास ये टॉपिक्स हैं: periodic motion, ये आपने पढ़ी हुई क्वांटिटीज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शंस. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम एंड इट्स इक्वेशन. फेज के बारे में पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एंड फोर्स कांस्टेंट. आपको पता है स्प्रिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 4 में रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है. फोर्स कांस्टेंट भी हमने वहां पढ़ा हुआ है. एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड. आपने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, T इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम इस फॉर्मूले की, ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है. तो इस चैप्टर में हम इसको डिराइव करके भी दिखाएंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री, फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है. सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, फ्री, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, और सबसे लास्ट में रेजोनेंस. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. तो चैप्टर का नाम ऑसिलेशन एंड वेव्स या वेव्स एंड ऑसिलेशन. तो ये जो ऊपर वाला है, जो ब्लू में दिया हुआ है आपको, वो क्या है आपके पास, ये सारा ऑसिलेशन चैप्टर के लिए है. ठीक है. और ये जो है वेव मोशन वाला जितने, ये वेव्स चैप्टर के लिए है. अच्छा, एक और बात, फॉर दिस सेशन ओनली डॉपलर इफेक्ट इज नॉट इन सिलेबस. डॉपलर इफेक्ट आपका सिलेबस से कट चुका है, और फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स भी आपका सिलेबस से कट चुका है. ओके. तो ओनली फॉर दिस सेशन. तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट आर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन. पीरियोडिक, एनी प्रोसेस व्हिच रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. पीरियड का मतलब बेसिकली क्या है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. तो अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जैसे आवर अर्थ completes one oscillation या one complete rotation in 24 hours. क्या? और या तो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है. ठीक है. Object that moves back and forth periodically are described oscillating. Such motion is called oscillatory motion. तो दो है ये. पीरियोडिक क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो. जैसे अर्थ 24 घंटे में अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसके बाद दोबारा एक अगला चक्कर करेगी, उसका एक और चक्कर करेगी. सिमिलरली सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करते हैं. तो जो मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट मूव बैक एंड फोर्थ. ये जो नाम है बैक एंड फोर्थ, एक और नाम भी आता है टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ एक ही बात है. ठीक है. बेसिकली क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वो लगातार घूमता रहेगा या लगातार मूव करता रहेगा. ठीक है. इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग. सच मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. इसमें हम सिमुलेशंस भी देखेंगे. देखो आप, जैसे ये आपको दे रखा है फिक्स्ड पॉइंट O. ठीक है. These objects move past from this position changes with time and equilibrium position O, where the body would rest if a force were not applied and their displacement. ये जो O पॉइंट है, जो O पॉइंट मैंने इस पे सर्कल लगाया है, ठीक है, बेसिकली वो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहां अगर इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाई होती तो वो यहां पे रेस्ट करता. एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक. हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, बट जरूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो. इज दैट क्लियर? हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, बट हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है. सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक. इसका एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, बट वो ऑसिलेटरी नहीं है.
ठीक है, तो ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में फर्क है, लेकिन हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, बट हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। अभी एग्जांपल देखो ये कैसे करता है मूव। देखो सिमुलेशन में इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करेगा वो, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास, जो O है ये फिक्स्ड पॉइंट है, और इसके अराउंड देखो मूव करता रहेगा ऐसे। ओके, तो ये O क्या है, मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ टर्म्स पढ़नी है हमने इसमें। व्हाट इज टाइम पीरियड? Time period, the smallest interval of time after which the motion is repeated is called its time period. जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि अर्थ का टाइम पीरियड for rotating about its own axis is 24 hours. वैसे तो 23 hours 56 minutes and some seconds है, बट हम 24 आवर लेते हैं, तो 24 आवर। ओके, टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है, या जिसके बाद विच द मोशन इज रिपीटेड, इसकी यूनिट होती है सेकंड। टाइम की यूनिट तो सेकंड ही होती है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे v लिखा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे न्यू, ऐसे न्यू लेते हैं हम इसको। द रिलेशन बिटवीन न्यू एंड t इज न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप क्या है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो 1 बाय सेकंड, सेकंड इनवर्स, तो यूनिट क्या हुई फ्रीक्वेंसी की, सेकंड इनवर्स। और एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से इसने ही बनाई, हर्ट्ज ने। ठीक है, हर्ट्ज वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और 1 हर्ट्ज is equal to 1 hz is equal to 1 oscillation per second, मतलब 1 second inverse. The frequency nu is not necessarily an integer. Okay? Next, displacement क्या है? Displacement of a particle is defined as the change in its position from reference point. Basically, reference point, या जब हम करते हैं किसी को भी डिफाइन करते हैं, किसी की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ओरिजिन लेते हैं, तो बेसिकली वही रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन बन जाता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द चेंज इन इट्स पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अब मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, फिर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन, दो परपेंडिकुलर खींचते हैं, और फिर हम देखते हैं कि x के लॉन्ग कितना मूव कर गया और y के लॉन्ग कितना मूव कर गया। द डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल मे टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। इन केस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक इन टाइम। One of the simplest periodic function is given by ft is equal to a cos omega t। अगर हम सिंपलेस्ट देखें पीरियोडिक फंक्शन, तो ft is equal to a cos omega t। देखो दो तरह की वेव होती है, एक वेव होती है ऐसे, ये होती है साइन वेव, क्या बोलते हैं इसको, साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक वेव होती है ऐसे, ये इसे बोलते हैं कोसाइन वेव। तो कोई फर्क दिख रहा है आपको इसमें? फर्क यही है कि साइन वेव 0 से शुरू होती है और 0 पे खत्म होती है, यहाँ पे भी एंगल 0 और यहाँ पर भी वैल्यू 0। बट जो कोसाइन वेव है वो मैक्सिमम से शुरू होगी अगर प्लस कोसाइन है। अच्छा, एक और भी होती है कोसाइन वेव जो कि यहां से शुरू होती है, ये भी कोसाइन वेव है लेकिन ये माइनस कोसाइन वेव है। ठीक है, तो जो कोसाइन वेव है, जो कोस वेव है, वो हमेशा या तो +1 से शुरू होगी या -1 से शुरू होगी, मतलब या तो मैक्सिमम से शुरू होगी या मिनिमम से शुरू होगी, लेकिन साइन वेव 0 से शुरू होती है हमेशा। ठीक है, इफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बोलते हैं एंगल को, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं आर्गुमेंट of this function omega t is increased by an integral multiple of 2 pi radians, the value of function remains the same, so the function ft is periodic and its called t is given by this।
मतलब बेसिकली 2 पाई कितना होता है, 2 पाई का मतलब 360, पाई की वैल्यू होती है 180, तो वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 360 रोटेट कर दूं, 360 का मतलब क्या है, जहां से चला है वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ टी, ये क्या है, पीरियोडिक है, क्योंकि 2 पाई एंगल के बाद जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू आएगी। ओके, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद दोबारा से घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। और टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? इफ अ फंक्शन एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल टी, देन एफ टी इज इक्वल टू टी प्लस कैपिटल टी। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है वो, कि दोनों फंक्शन की वैल्यू बराबर आएगी, चाहे जैसे मान लो वो 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 2 मिनट के बाद भी वो वहीं पर आएगा जहां पे वो 1 मिनट के बाद था। ऐसे ही 3 मिनट के बाद भी वो वहीं पर आएगा जहां पर वो 2 मिनट के बाद था या 1 मिनट के बाद था। फिर ऐसे 4 मिनट, मतलब विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, शुरुआत में मान लो जो फंक्शन है एफ टी है, टी टाइम के बाद, इसका कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड है, तो एफ टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है, वो भी वहीं पर फंक्शन पे आएगा, वही वैल्यू आएगी। ऐसे ही एफ टी प्लस 2t भी अगर होगा तो भी वही आएगा। ओके, एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एफ टी इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। अगर हम इन दोनों को फंक्शन को कंबाइन करें, एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी आर पीरियोडिक फंक्शंस। any periodic function can be expressed as a superposition of sine and cosine functions of different time period with suitable coefficients. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे क्वेश्चन बनता है सिंपल हार्मोनिक पे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय अ साइनोसॉइडल मतलब पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसकी वेव देख पाएंगे, ये है इसकी वेव। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये कौन सी वेव है, कोसाइन वेव है। कौन सी वेव है, कोसाइन। अगर ये यहां से शुरू होती तो यहां पर कोस की जगह क्या आता, साइन आता। ये कौन सी वेव है, कोसाइन वेव है, ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें ओके, सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड देखो, डिस्प्लेसमेंट तो आपने पढ़ ही लिया कि वो अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है टर्म, ये अगर मैं बनाऊं यहां पर, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये भी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए इसने बोला इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इन फिगर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड है। फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द टाइम वेरिंग क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाइव इन इक्वेशन 2, ये वाली जो, ये मतलब इसका एंगल जो है, is called phase of the motion. It describes the state of the motion at a given time. Because अगर ये साइन वेव होती तो ये ऐसे नहीं चलती, तो ये कहां से चलती, यहां से चलती, जीरो से चलती ऐसे। ओके, द मोशन फाई इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। दिस मोशन अराइजेस व्हेन द फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी, ये बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक ऐसा मोशन जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे लिखना है आपने, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जब आप इसको हटाओगे तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, फर्दर एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑसिलेशन दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हम आगे डायग्राम दिखाएंगे, देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ लग रही है, मतलब मीन पोजीशन कौन सी है, ये वाली मीन पोजीशन है। ठीक है, और फोर्स कहां लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, देखो
रियल स्पेस और फेज का स्पेस वो कैसे चेंज होता है। देखो फेज आपको पता है कि जो एंगल है 0 से लेके 360 तक मूव कर सकता है। तो आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो फेज है वो 0 से 2 पाई तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अब एक और डेमो देखते हैं। एक ट्रॉली है जो कि ऑसिलेट करती है बिटवीन स्प्रिंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू एसएचएल। अगर हम इसके लिए काइनेमेटिक्स से ग्राफ बनाए वेलोसिटी एक्सेलरेशन के, ठीक है, हम बना सकते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन जो बनता है, मेन जो क्वेश्चन बनता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है, फिर निकाल के दिखाना है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फिर निकाल के दिखाना है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फॉर अ बॉडी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक बॉडी है, हमने उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है और एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, बिकॉज इनिशियल एंगल यही है ओमेगा टी प्लस फाइव। ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो एक्स टी। अगर आप x के लॉन्ग मानोगे तो xt लिखोगे, आप जरूरी नहीं कि x के लॉन्ग ही मानो, आप एक काम भी कर सकते हो कि यहाँ पे y तक मान लो तो यहाँ पे yt आ जाएगा, आप yt भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे यही वाला एरो बन जाएगा लेकिन ऐसे। ठीक है, अगर आप y के लॉन्ग निकालना चाहो, ये हमने अभी x के लॉन्ग निकाली है, आप y के लॉन्ग भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा yt और यहाँ पे एक लाइन खींचेगी। ओके, द रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना है, कैपिटल A of the circle is the magnitude of the particle position vector at any time t. The angular position of the particle is omega t plus phi, where phi is its angular projection at time t is equal to 0. किसी भी टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे, मतलब जब ये जो बॉडी है वो चलना शुरू नहीं की, हो क्या रहा है, यहाँ पर ये बॉडी आपको पता है लगातार रोटेट कर रही है, लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अब मान लो वो P से P डैश पे आ रही है या P डैश से P पे जा रही है। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P ऑन द एक्स एक्सिस इज ए पॉइंट P डैश। अगर हम इसकी P पॉइंट की प्रोजेक्शन हम बनाए एक्स एक्सिस पे तो P डैश, आप ऐसे भी बना सकते हो, Y एक्सिस पे ये भी बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, YT निकल जाएगा। ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो P है, तो P से हमने X पे बनाया, आप Y पे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप Y पे बनाओगे तो साइन ओमेगा टी आएगा, ये ध्यान रखना, फर्क ये पड़ेगा। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P ऑन द एक्स एक्सिस गिव्स द लोकेशन xt ऑफ P डैश। देखो अगेन डायग्राम हमारे पास है, फ्रॉम द डायग्राम xt इज इक्वल टू OP डैश। आपको दिख रहा है जो xt किसके इक्वल है, O से लेके P डैश तक क्या है आपके पास xt, और आपके पास ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन द राइट एंगल ट्रायंगल OPP डैश, फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, xt की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos ओमेगा t प्लस 5। देखो आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ पर ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OP की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, OP की। तो हम क्या लेंगे, cos लेंगे। एंगल कितना है, ओमेगा t प्लस 5, ये एंगल है ना। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है xt और हाइपोटेन्यूज कितना है OP। OP की वैल्यू कितनी है a, तो xt की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, a cos ओमेगा t प्लस 5। ये तो निकाल के दिखाया, देखो xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो, ओमेगा टी भी ले सकते हो। ठीक है, thus simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion on a diameter of circle in which the motion takes place। अब एक्सप्रेशन कर रहे हैं हम मेनली डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तीन एक्सप्रेशन है मेन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और आपको पता है तीनों रिलेटिव में है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको पता है
v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हुआ है dx अपॉन dt, और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हमने कर लिया एग्जांपल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है या वाई के ऊपर निकालना है। ये दोनों प्रोजेक्शन कर दी इसने। अगर आप O से लेके M तक निकालोगे तो x निकलेगा, O से लेके N तक निकालोगे N तक तो आपके पास y एक्सिस पे निकलेगा। लेकिन ध्यान रखो, जब आप x निकालोगे तो x कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हमेशा cos का आएगा। अगर आप y निकालोगे तो sin का आएगा। ठीक है, considering the projection along y direction, the displacement at any point y is equal to a sin omega t plus phi। देखो पता चल गया कैसे आए ये, y is equal to a sin omega t plus phi। अगर आप y एक्सिस के लिए निकालोगे, करना क्या है इसमें, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, OMP का, OMP का ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है OMP, OMP लोगे तो क्या निकालोगे आप, कोस निकालोगे। ठीक है, कोस निकालोगे तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका x और हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a cos ओमेगा t। और सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल लोगे ONP लोगे तो इसमें क्या होगा, साइन निकालोगे आप। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहां से क्या निकलेगा, ON अपॉन OP। ON की वैल्यू कितनी है y, OP की वैल्यू कितनी है a। ठीक है, तो ये निकल गया a sin ओमेगा t। y एक्सिस के लिए निकाला है हमने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dt। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो a sin ओमेगा t dy dt a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, उसके बाद वहां से क्या आ जाएगा, तो v का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा cos ओमेगा t। सिंपल डिफरेंशिएशन है। और हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें पता ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, a ओमेगा cos ओमेगा t लिखा ना हमने इसको। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो ओमेगा कोस ओमेगा टी और a है, इसका अंडर रूट और स्क्वायर ले लिया। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो हमने क्या कर लिया उसको, कोस स्क्वायर थीटा है तो या तो आप इसका अंडर रूट करो, या तो आप इसका अंडर रूट करो या ऐसे करो। ठीक है, जैसे भी आपको करना है। ओके, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक तो आ जाएगा, y का फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे दिख रहा है a साइन ओमेगा टी और उसका स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसमें स्पेशल केस है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो y जीरो, मीन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं, तो y की वैल्यू जीरो, तो a ओमेगा। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM कैन हैव व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों में से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो y इज इक्वल टू a, और जब y इज इक्वल टू a होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, तभी तो वापस आता है। आप जैसे स्विंग होता है, झूला होता है, झूले पे जब आप फोर्स लगाते हो तो वो एक बार हाइट पकड़ेगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो, तो वापस आ जाएगा। एक बॉल है, जब आप एक बॉल को हवा में फेंकते हो तो
जब जो उसका सबसे जो टॉप पॉइंट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो डी बाई डी टी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला, वाई का, तो एक और फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले आ गए हमारे पास। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया, ए साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद 10 इक्वेशन 6 एक्सप्रेसेस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब अगर हमने इसमें टाइम पीरियड निकालना है फॉर एसएचएम, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन वाई, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन वाई। और हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे तो आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, 2 पाई न्यू। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई टी। तो अगर हम पुट कर दें न्यू की जगह 1 बाई टी, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ए बाय वाई भी है, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी भी है। तो दो वैल्यूज हो गई, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा की दोनों वैल्यूज को। तो क्या आया हमारे पास, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन वाई। तो यहाँ से टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए। तो वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ये वेरिएशन है, ये ग्राफ्स हैं, देखो ये अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ओके। ये तीन ग्राफ्स हैं। पहले वाला डिस्प्लेसमेंट का नाम भी लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी का, और ये एक्सेलरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम फोर्स लॉ की बात करें फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन Ft इज इक्वल टू ma। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, और a का फॉर्मूला अभी हमने निकाला पीछे, ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये m ओमेगा स्क्वायर जो होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, k का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, k का, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m, यहाँ पर लिख दिया हमने, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा का एक और फॉर्मूला भी आ गया, अंडर रूट k अपॉन m। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अब आपने एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो सबसे जो मेन अब तक जो हमने किया है वो ये तीन फॉर्मूले ही हैं, और इन तीन में से एक टॉपिक आता है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, आ जाते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है, और टाइम पीरियड वाला भी हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपली आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहाँ पे पुट कर दिया हमने v की जगह, यहाँ पे v स्क्वायर है, ध्यान रखना, और ये v की वैल्यू है, तो v स्क्वायर है। तो क्या लिख दिया हमने, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर कोस स्क्वायर ओमेगा टी को दोबारा से क्या पुट किया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोबारा से आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ऐसी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे। अब हमें पता है a का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये हम पढ़ चुके हैं सेशन का फॉर्मूला। और f का फॉर्मूला क्या होता है, ma, ठीक है। तो a की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे a की वैल्यू, ठीक है। लेट द पार्टिकल अंडरगोज एन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy अगेंस्ट द दिस फोर्स। तो मान लो ये जो पार्टिकल है कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
और माइनस में आएगा फोर्स, बिकॉज ये रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, इसलिए माइनस में है। ठीक है, dw इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट कर देंगे हम m ओमेगा स्क्वायर y dy, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जब आ गया हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आपको पता है w आ जाएगा, dw की इंटीग्रेशन w, m ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y dy की इंटीग्रेशन क्या होती है, y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यही कर रखा है, सिंपली इंटीग्रेशन कर रखी है। तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये कर रखा है टोटल एनर्जी k प्लस यू। तो वैल्यू जब हमने किया इसको सोल्व, तो हमारे पास आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। Thus, the total energy of the particle executing SHM is always constant. तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, जैसे कि आपने उसमें भी पढ़ा था, जब एक बॉडी किसी भी हाइट से नीचे गिरती है, तो जब हाइट पे होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। बिकॉज आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जब वो नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती रहती है, बट टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, बट जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ बनता है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। यहां पर ये जो ब्लैक वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू है ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, और ये वाली जो लाइन है, बिल्कुल जो सीधी लाइन है, ये टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जीरो यहाँ पे जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल से काइनेटिक बन रही है, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल बन रही है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, एक सीधी लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर दिखाए एसएचएम में, तो अगेन ये जो ब्लैक वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये काइनेटिक एनर्जी, बट आप देखोगे कि ये जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो सीधी लाइन से दिखा, ये ऐसे कुछ चलता रहता है लगातार। ठीक है, तो एक वेव में ऐसे चल रहा है, ऐसे चलती है एक वेव। ओके, सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कुछ सिस्टम जो एसएचएम को एग्जीक्यूट करते हैं, देयर आर नो फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्युटली प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नो प्योर मतलब ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं है हमारे पास जो कि बिल्कुल प्योरली सिंपल हार्मोनिक मोशन करें। इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस सिस्टम दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्रोक्सीमेटली अंडर सर्टेन कंडीशन। इन प्रैक्टिस में कुछ आ सकते हैं, बट लेकिन वो उसमें भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो वो कुछ हद तक एसएचएम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड सरफेस ले ली, ठीक है, एक हमने स्प्रिंग ले लिया और उसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, और एक एंड पे हमने क्या लगा दिया, मास लगा दिया। तो अगर हम इस मास को, इस ब्लॉक को थोड़ा सा भी खींचे और फिर छोड़ दे, तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एक बार मान लो आपने इसको यहां तक खींच दिया, तो फिर दोबारा से वो यहां तक जाएगा, इधर इस पॉइंट तक जाएगा, यहां तक, ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। लेट अ ब्लॉक ऑफ मास m fixed to a spring which in turn is fixed to a rigid wall as shown in the figure. The block is placed on a frictionless horizontal surface. If the block is pulled on one side, अगर हम ब्लॉक को एक साइड की तरफ पुल करते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है इसकी, x is equal to 0। ओके, तो पोजीशन माइनस ए एंड प्लस ए, जो पोजीशन है माइनस ए और प्लस ए,
ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड। लेट एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मान लिया कि एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स, ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ओनली फ्रॉम इक्वेशन 13, ये वाली इक्वेशन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं, तो माइनस साइन हट जाएगा। तो एफ एक्स का दो फॉर्मूला होता है, एम ए इज इक्वल टू के एक्स, एम ए फोर्स इक्वेशन या न्यूटन सेकंड लॉ, के एक्स ये भी फोर्स इक्वेशन होती है, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट हो आपके पास। तो यहां से x अपॉन ए इज इक्वल टू m अपॉन के, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन m, ओके। नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। होता क्या है पेंडुलम में, एक हमने फिक्स सपोर्ट लिया, यहां पर ले लिया, फिक्स सपोर्ट कर लिया, उसको दीवार पे लटका दिया, तो फिर उसके बाद यहां पर हमने एक रस्सी ली या जो भी हम लेंगे उसमें स्ट्रिंग लेंगे, और यहां पर आपने अपने रख दिया बॉब। बॉब हैवी पॉइंट मास होता है, क्या होता है बॉब, हैवी पॉइंट मास, ठीक है, उसकी गोल शेप होती है ऑफ कोर्स। तो जैसे ही आप उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो मान लो किसी भी पोजीशन पे, मान लो वो इधर ये डायग्राम बना हुआ है, तो यहां पर उस पर फोर्स लग रही है। अब हम डिराइव करके दिखाएंगे T इज इक्वल टू 2 पाई। ये क्वेश्चन बनेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आपने ये वाली डेरिवेशन करके दिखानी है। ये हम डिराइव कर रहे हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, तो एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, तो आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो जो लेंथ है वो L है, यहां पर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा बॉब, तो उस पे ये फोर्सेस लगेंगी। कैपिटल टी क्या होता है, टेंशन, कैपिटल टी क्या, टेंशन, ठीक है। यहां पर लग रही है फोर्स, वेट, अब उस बॉब का वेट होगा, वेट की वजह से लग रही है फोर्स mg, mg इज द वेट, ठीक है। उसके बाद उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, एक होगा साइन कंपोनेंट और एक होगा कोसाइन कंपोनेंट, ठीक है, एक होगा साइन कंपोनेंट और एक होगा कोसाइन कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला साइन कंपोनेंट और ये वाला कोसाइन कंपोनेंट, ओके। तो ये फोर्सेस लग रही है। अब इसको हम करते हैं, कंसीडर अ सिंपल, हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L fixed at other end as shown in the figure. The bob is free to swing to and fro in the plane of the page to the left and right of a vertical line through the pivot point. तो जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही है वो है टेंशन T, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉब के वेट की वजह से, स्ट्रिंग उसको दो कंपोनेंट में बांट देगा, कोस थीटा और साइन थीटा। तो रीस्टोरिंग जो फोर्स होगी वो कौन देगी, रीस्टोरिंग फोर्स आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहां पे जो कोस वाला जो कंपोनेंट है, कोस वाला, वो तो टेंशन को बैलेंस करेगा, जो कोसाइन वाला जो कंपोनेंट है वो टेंशन को बैलेंस करेगा, और जो ये साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उस बॉब को वापस खींचेगा मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी साइन थीटा, ठीक है। तो एफ जी की वैल्यू कितनी है, mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। The negative sign indicates that restoring force on the bob acts in a direction opposite to that of angular displacement. अब आप उसको राइट की तरफ खींचना चाह रहे हो, जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको लेफ्ट की तरफ खींचेगी, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, साइन थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एल। थीटा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, वाई अपॉन एल। ये कहां से आया, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस।
तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, y है, और रेडियस कितना है, कैपिटल L, बिकॉज उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कैपिटल L लेंथ है, तो यहाँ पे पुट कर दिया -mgl। और हमें पता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, हेंस द मोशन ऑफ द बॉब इज सिंपल इज SHM। ठीक है, तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो t इज इक्वल टू 2 पाई y अपॉन l। अब हमें पता है f का फॉर्मूला क्या है, mg yl, और ma का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि f का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ से ma भी होता है, तो वहां से हम a का फॉर्मूला निकालेंगे, m से m कट जाएगा, तो a का फॉर्मूला क्या हो गया, g yl, यहाँ पे लिख दिया है कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड ओनली, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस का साइन कट जाएगा, तो यहाँ से y अपॉन a, ये y अपॉन a दिया हुआ है, इज इक्वल टू l अपॉन g, तो यहाँ पुट कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच एग्जीक्यूटिंग SHM। ये वर्ड हर एक क्वेश्चन में आएगा, एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल पेंडुलम है सेकंड्स पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये नोट्स है हमारे पास, ये सारे ग्राफ इसमें भी बने हुए हैं, आप देख पा रहे हो, डेरिवेशंस भी है, सारी ग्राफ भी है, डेरिवेशंस भी है, जैसे था बिल्कुल वैसे ही है इसमें। ठीक है, ये देखो डेरिवेशन, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब टाइम पीरियड निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लिया 2 पाई अंडर m अपॉन k, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ मासलेस। जो हमने ये वाला टॉपिक किया था तब हमने क्या माना था कि वो हॉरिजॉन्टल है, नीचे एक रिजिड सपोर्ट दिया था, लेकिन अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को ऐसे करें कि हम वर्टिकल झुला दें उसको, अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल किया था, अगर हमने वर्टिकल किया तो क्या होगा, ये एक और डेरिवेशन है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये अलग अलग स्प्रिंग के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मान लो 2-2 स्प्रिंग लगा दिए, मास एक ही है लेकिन स्प्रिंग 2-2 है, ठीक है, तो स्प्रिंग 2-2 है, तो ये जो डायग्राम C और D है, इसमें स्प्रिंग कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, डायग्राम C और D में। डायग्राम C और D की अगर हम बात करें, ठीक है, डायग्राम C और D, इन दोनों में स्प्रिंग कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, और A और B में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे पता चल रहा है, सीरीज में एक सिंगल रास्ता होगा और पैरेलल में 2 रास्ते होंगे। अब जैसे यहां से कुछ भी आया तो ये 2 रास्ते अलग अलग, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये आपके पास देखो दिया हुआ है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास आएगा जो k की वैल्यू है k1 प्लस k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब अगर हमारे पास जैसे A और B में पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, देखो लिखा हुआ है फिगर A एंड B शोज 2 स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मान लिया उसके जो k1 k2 है 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई k अपॉन m अंडर रूट में। ठीक है, तो हमें k निकालना पड़ेगा, तो वहां के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर पैरेलल में है तो k इज इक्वल टू k1 प्लस k2, ठीक है, और अगर सीरीज में है तो 1/k, ये आएगा 1/k इज इक्वल टू 1/k2 प्लस 1/k1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, व्हाट आर फ्री ऑसिलेशंस। नाम से पता चल रहा है फ्री ऑसिलेशंस, इफ अ बॉडी केपेबल ऑफ ऑसिलेशन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ। एक बॉडी जो कि ऑसिलेशन कर सके, अगर हम उसमें थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट करें और वो लगातार ऑसिलेशन करती रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री ऑसिलेशंस। बट आपको पता है कि हमारे मतलब अर्थ पर वैक्यूम नहीं है, तो ये वैक्यूम में पॉसिबल है कि अपने आप होता रहेगा, ठीक है, बट अर्थ पर बहुत सारी फोर्सेस हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से रुक जाएगा। जैसे एक बॉल है, आप अगर एक बॉल को छोड़ दो तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी ना, ठीक है। द ऑसिलेशन ऑफ द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार,
गिटार, ठीक है, ऑसिलेशंस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ द टॉर्क मेम्ब्रेन ऑफ अ टेबल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, आपको दिख रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड लगातार गिरता रहे, जिसका एम्पलीट्यूड लगातार गिरता रहे। द ऑसिलेशंस ऑफ अ स्विंग इन एयर, द ऑसिलेशंस ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इन अ फ्लूइड, ठीक है। अनडैम्प्ड, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, वो अनडैम्प्ड है। यहां पे देखो स्पेशली लिखा हुआ है व्हेन अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम, ये कंडीशन जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं हुआ तो एम्पलीट्यूड लगातार घटता जाएगा, इज डिस्प्लेस्ड अ लिटिल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। फोर्स्ड, नाम से पता चल रहा है जहां पे हमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगानी पड़े। और लास्ट रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस में क्या होता है, when the frequency of forced oscillation in a body is equal to its own natural frequency, then the amplitude of oscillation is very high. Such oscillations are called resonant oscillations. And aircraft, इसीलिए जहां पर भी एयरपोर्ट होता है ना, उससे बहुत दूर घर बनाए जाते हैं, बिकॉज अगर पास में घर बना देंगे तो उनके जो विंडो पेन्स हैं, देखो लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट पासिंग नियर अ बिल्डिंग शटर्स इट्स विंडो पेन्स if natural frequency of the window matches the frequency of sound waves sent by aircraft engine, तो उनके जो खिड़कियां है, खिड़कियों शीशे लगे हुए वो टूट जाएंगे। ओके, so that's it. So our first chapter oscillation is over. In the next lecture we will start waves. So thank you all. I hope you have understand all the terms.